Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, हम एक प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कर रहे थे जो कि आपके फोरेंसिक बैलिस्टिक्स का पार्ट था। और ये जो आपका फोरेंसिक बैलिस्टिक्स है बेसिकली जो JKSSB का सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर वाला पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर पूछा गया है, इम्प्रोवाइज्ड शॉटगन्स आर ऑल्सो नोन एज। तो जो इम्प्रोवाइज्ड शॉटगन्स होती हैं, इम्प्रोवाइज्ड का मतलब होता है ऐसी शॉटगन्स जो मैन मेड होती हैं या उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करे गए हैं, तो उस तरह की शॉटगन्स को हम और क्या कह सकते हैं, तो ये होती हैं आपकी जिप गन्स। ठीक है, यहाँ पर जो इम्प्रोवाइज्ड फायर आर्म्स होते हैं उसको हम होममेड फायर आर्म्स भी कहते हैं। एंड ये क्या होते हैं, यूजुअली जितने भी लोकल ब्लैक स्मिथ होते हैं या फिर इलीगल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इनके द्वारा बनाई जाती हैं। एंड जितने भी घर में यूज़ करे जाने वाले मटेरियल होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करके फिर उसके थ्रू ये फायर आर्म्स बने होते हैं। इसमें जैसे कि बैरल बनाने के लिए आयरन पाइप ले ली, कार की स्टीयरिंग पाइप ले ली, तो ये सारे बेसिकली जो घर पे आपको मटेरियल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है तो उसका यूज़ करते हुए इस तरह के फायर आर्म्स को बनाया जाता है, जिसको कि हम इम्प्रोवाइज्ड फायर आर्म्स, जिप गन्स या फिर होममेड फायर आर्म्स कहते हैं। ये यहाँ पर जो एम्यूनेशन होता है वो यूज़ जो करा जाता है वो 12 बोर शॉटगन कार्ट्रिज के लिए जो रहता है 315 एंड 303 के एम्यूनेशन में जितने भी यूज़ एम्यूनेशंस होते हैं वही सारे इसमें एम्यूनेशन यूज़ करे जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ये जो नाम रहते हैं आपके, स्लैम गन्स हो गया, पाइप गन्स हो गया, आधी हो गया, कट्टा हो गया, जिप गन्स हो गया, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं और ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जिप गन करके आपके एक बार नेट के क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था। तो इस तरह से बाकी के नाम भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर अगला क्वेश्चन, टैटूइंग इज ऑल्सो नोन एज। तो टैटूइंग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो टैटूइंग का अदर नेम होता है पेपरिंग। ठीक है, टैटूइंग को हम पेपरिंग भी बोलते हैं। अब ये जैसे वाइपरिंग हो गया, चारिंग हो गया, बर्निंग हो गया, ब्लैकनिंग हो गया, ये सारे के सारे क्या है, जैसे जब भी कोई भी एंट्री वुंड बनता है कोई भी फायरिंग की वजह से, तो एंट्री वुंड के आसपास जितना भी आपको थोड़ा सा जला सा एरिया, थोड़े से कुछ बर्न्ड पार्टिकल्स या स्मोक वगैरह देखने को, वही जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपका ये होता है। जैसे कि जो आपका ब्लैक एंड पार्ट दिखेगा वो आपकी ब्लैकनिंग हो गई, कुछ जला हुआ सा हिस्सा दिखेगा वो आपकी चारिंग हो गई। वाइपरिंग क्या होता है, जैसे कि जब बुलेट अपने पूरे पाथ को ट्रैवल करके किसी टारगेट में एंटर करती है तो पूरे पाथ में उसको जितने भी तरह के मटेरियल्स सराउंडिंग में जितना भी जो कुछ होता है वो सारा उस बुलेट के ऊपर कलेक्ट होता रहता है। और जब बुलेट जो है अपने टारगेट के अंदर एंटर करती है तो बुलेट के आसपास जितना भी कंटेंट लगा होता है वो सारा ही एंट्री वुंड के आसपास एक पतली सी रिंग बना देता है, तो वो आपकी वाइप रिंग हो जाती है। अब यहाँ पर टैटूइंग और पेपरिंग क्या होता है, ये बेसिकली बर्न्ट, सेमी बर्न्ट और अनबर्न्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपको जो वुंड होता है उसके आसपास देखने को मिलता है। टैटूइंग को हम पेपरिंग और स्टिपलिंग भी बोलते हैं, पेपरिंग भी नाम होता है, स्टिपलिंग भी नाम होता है। ये है क्या, इट इज़ अ डिपॉजिट ऑफ अनबर्न्ट और सेमी बर्न्ट पाउडर पार्टिकल्स जो कि आपके स्किन के ऊपर जो भी एंट्री वुंड होता है वहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कलेक्टिंग अ स्वैब फ्रॉम अ शूटर हैंड्स अ पीस ऑफ कॉटन स्वैब मॉइस्चर्ड विद। तो यहाँ पर जैसे कि हमको GSR पार्टिकल्स का कलेक्शन करना होता है, अगर हमको जिसने भी फायरिंग करी हुई है तो उसके हैंड्स का हमको स्वैब लेना होता है इस चीज़ को चेक करने के लिए कि उसने फायरिंग करी है कि नहीं करी। अगर करी होगी तो उसके हैंड्स पे GSR पार्टिकल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि उनको कलेक्ट करने के लिए जो हम स्वैब बनाते हैं उस स्वैब को, उस बेसिकली कॉटन के पीस को हम किस लिक्विड से मॉइस्चर करते हैं ताकि वो जो भी मटेरियल है जो भी पार्टिकल्स हैं वो उस स्वैब में आ सके। तो यहाँ पर हम 10% HCl का यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर काम के लिए। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, बिफोर स्वैबिंग जो शूटर के हैंड होते हैं, द स्वैब इज़ यूजुअली मॉइस्चर्ड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या फिर HCl। तो हम यहाँ पर HCl भी यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर पूछा गया है, इफ़ यू फाइंड अ मजल इम्प्रिंट अराउंड द एंट्री वुंड
जो हमको रेंज ऑफ फायर क्या होगी। तो अगर कोई भी एंट्री वुंड है जहाँ से बुलेट आपकी वुंड में कोई भी टारगेट में एंटर करी हुई है, तो उसके आसपास अगर मजल का इम्प्रेशन अगर देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये आपका कॉन्टैक्ट शॉट फायरिंग हुई है। तो यहाँ पर जो रेंज ऑफ फायर होगी वो कॉन्टैक्ट शॉट हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट शॉट होता है एक तरह का गन शॉट वुंड है इनक्योर्ड while the muzzle of the firearm is in the direct contact with the body at the moment of discharge, and these are often result of close range gun fights, suicide and execution। तो इन केसेस में आपको यूजुअली कॉन्टैक्ट शॉट वुंड्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी एक्सप्लोसिव इन एम्यूनिशन। तो प्राइमरी एक्सप्लोसिव्स के तौर पर एम्यूनिशन में किसको हम यूज़ करते हैं, तो ये होता है आपका मरकरी फल्मिनेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर क्या है, मरकरी फल्मिनेट एक तरह का आपका प्राइमरी एक्सप्लोसिव होता है जो कि हाईली सेंसिटिव होता है फ्रिक्शन से, हीट से, शॉक से। ठीक है। तो जो प्राइमरी मरकरी फल्मिनेट है वो एक तरह का आपका प्राइमरी एक्सप्लोसिव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद हाईली सेंसिटिव है फ्रिक्शन, हीट एंड शॉक से, एंड इज मेनली यूज्ड एज अ ट्रिगर फॉर अदर एक्सप्लोसिव्स इन परक्यूशन कैप्स एंड डिटोनेटर्स। तो बेसिकली जो आपका मरकरी फल्मिनेट है इसका यूज़ हम बाकी चीज़ों के इग्निशन या बेसिकली ट्रिगरिंग के पर्पज़ से हम यूज़ करते हैं। मतलब कोई भी फायरिंग अगर इनिशिएशन करना है तो उस पर्पज़ से जो मरकरी फल्मिनेट है सबसे पहले हम उसको प्राइमरी एक्सप्लोसिव के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है। Next question, if you recover a cartridge case from the crime scene on examination, no ejector marks were found, which would be the possible source of firearm। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको एक कार्ट्रिज केस मिला हुआ है क्राइम सीन पर और उस कार्ट्रिज केस पर किसी भी तरह के इजेक्टर मार्क्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये किस तरह का फायरआर्म होगा, तो इस तरह के फायरआर्म को बोलते हैं तमंचा। जो तमंचा होता है इसमें आपका किसी भी तरह के इजेक्टर मार्क्स देखने को नहीं मिलते, क्योंकि तमंचा जो है आपका एक तरह का इम्प्रोवाइज्ड फायरआर्म हो गया और इसमें कोई भी तरह का आपको कह सकते हैं कि इजेक्टर जो पिन्स होती हैं वो अवेलेबल नहीं होती। बाकी तीनों में आपका जो कार्बिन हो गया, सर्विस पिस्टल हो गई, स्नाइपर गन हो गई, इन सब में आपका इजेक्टर पिन अवेलेबल होती है। ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर पूछा गया है, इफ़ अ बोर नंबर ऑफ अ बैरल इज 12 देन द डायमीटर ऑफ बैरल विल बी। तो अगर कोई भी बैरल का जो बोर नंबर है वो 12 है, तो इस केस में जो डायमीटर होगा बैरल का सेंटीमीटर्स में वो कितना होगा, वो हो जाएगा 1.85 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब यहीं पर अगर इंचेस में पूछा जाए या एमएम में पूछा जाए तो 18.5 एमएम हो जाएगा एंड 0.73 इंचेस हो जाएगा, और सेंटीमीटर्स की बात कर रहे हैं तो 1.85 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। 12 बोर के जो शॉर्ट गन्स होते हैं उसमें, मतलब 12 बोर का अगर कोई भी आपके पास बैरल मिल रही है तो उसका डायमीटर जो है वो कितना होगा, एमएम में, इंचेस में और सेंटीमीटर्स में, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, फैब्रिक इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बुलेट प्रूफ। बुलेट प्रूफिंग के लिए कौन से तरह का फैब्रिक हम यूज़ करते हैं, तो ये बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट आपका है यहाँ पर केवलर। जो केवलर होता है ये एक तरह का ऐसा फैब्रिक होता है जिसको हम बुलेट प्रूफिंग के तौर पर यूज़ करते हैं। अब ये केवलर क्या है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड बुलेट प्रूफ फैब्रिक है। ये सिंथेटिक फाइबर होता है जिसको सबसे पहले ड्यूपॉन्ट ने 1965 में डेवलप किया था। 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है दैन स्टील on a per weight basis, making it incredibly effective at stopping ballistic threats while also being lightweight and flexible enough to be worn comfortably। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टील से 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। अगर हम स्टील से कंपेयर करें केवलर को तो केवलर 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और ये लाइट वेट और फ्लेक्सिबल भी होता है जिसकी वजह से इसको पहनना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर पूछा गया है, थ्रेशोल्ड वेलोसिटी टू पेनिट्रेट द स्किन इज व्हेन अ बुलेट इज ट्रैवलिंग विद इनिशियल वेलोसिटी 450 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई भी जो बुलेट है वो 450 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है तो उसकी थ्रेशोल्ड वेलोसिटी क्या होगी,
जो स्किन है उसको पेनिट्रेट करने की। तो ये हो जाएगी आपकी 40 to 50 मीटर पर सेकेंड। अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज़ द शेल लाइफ ऑफ एस्ट्रम कार्ट्रिज। जो एस्ट्रम कार्ट्रिज होती है इसकी शेल लाइफ कितनी होती है, तो ये आपकी होती है 5 ईयर्स। ठीक है, अभी यहाँ पर जो शेल लाइफ होती है कार्ट्रिज की वो प्राइमरीली डिपेंड करती है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि इसको किस तरह की कंडीशन में स्टोर कर रहे हैं, कार्ट्रिज की टाइप क्या है, और क्वालिटी किस तरह की, मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी क्या है, तो उस चीज़ों पर बेसिकली डिपेंड करता है। बाकी अगर नॉर्मल कंडीशन से बात करें तो एस्ट्रम कार्ट्रिज जो होता है उसकी शेल लाइफ जो होती है वो 5 ईयर्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10 क्वेश्चंस आगे डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि हम 20 क्वेश्चंस तक पहुँच चुके हैं अपने क्वेश्चन पेपर्स की। अभी बाकी क्वेश्चंस हम अपने अगले वीडियो में जल्दी ही कवर करेंगे। अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। बाकी ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।